41। पिछले दिन जो हुआ, भाजपा के एक सांसद थे, ओके इस प्रकार का भाषा का ओके ओके संसदीय बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं। ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था, कल मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी पूरी आप कार्रवाई करनी थी, नहीं कर पाए। क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ओके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। 31 तो ब्लड प्रेशर आ रहा है, बैठ। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना
आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है बहिष्कार के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goals. स्पीकर सर, जहाँ तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था, और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं, हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी हैं, और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य। Yes, Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by great control of India. It is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degrees centigrade or 2.7 degree Fahrenheit of the pre-industrial temperatures which prevailed during the 1500s before the first industrial revolution took place. Now, from 1992 onwards till 2024, this figure or this number has been the trigger for a number of regimes like the common but differentiated responsibilities, the nationally determined voluntary contributions. In the current economic survey,
I do not know whether the Honorable Minister has had the chance to read the current economic survey, but there are two chapters which pertain to energy transition, Chapter 6 and Chapter 30. Now, interestingly, in this economic survey, the sacrosanct of 1.5 degrees centigrade, that is, the global temperature should not rise beyond 1.5 degrees centigrade, has been questioned in both the chapters. Now, this is extremely significant. My question to the minister is, does the government agree with the assertion which has been made in the economic survey? And if the government agrees with the assertion which has been made in the economic survey, it disrupts a large number of the global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the national voluntary contributions. अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी का अध्ययन मंत्री के होने के नाते मेरा अध्ययन, जैसे आपने बताया कि आई एम जस्ट 1 month ओल्ड टेन्योर ऑफ दिस हाउस, लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है। हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन, उसको हम विल रिड्यूस इट अप टू 33 to 35%, ये हमारा कमिटमेंट था। लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया ये बाय 2030 तक था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया, लक्ष्य के पहले पूरा कर लिया है। तो हमने अपना महत्वाकांक्षी टारगेट अपने आप तय करके बताया कि हम इसको 45% पे ले जाएंगे बाय 2030। तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। जब कार्बन एमिशन कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने का वो हम प्राप्त करेंगे। फिर भी इस इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज, मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे। जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। मैंने बोल दिया ना। प्लीज, श्रीमती डी पूर्णेश्वर देवी। नहीं ऑन किया। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, organizations that issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honorable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उसी में से उनका एक कंपटीशन खड़ा होता है कि कार्बन एमिशन कौन अपने टारगेट्स को पूरा करता है, कौन उससे बेटर अचीव करता है। जो बेटर अचीव करता है उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं ताकि मार्केट के अंदर फ्री मार्केट में बेच सकता है। तो जो बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसकी मेजरमेंट अपने आप होगी, क्योंकि स्टिल हमारा इंडियन कार्बन मार्केट इट इज येट अंडर वे। 2026 तक ये इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी तो उसी में से मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने अपना टारगेट पूरा किया, किसने पूरा नहीं किया है। जो भी पूरा करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे सर्टिफिकेट। जो पूरा कर पाएंगे बल्कि बेटर कर पाएंगे, दे आर टू सेल देयर सर्टिफिकेट, उसमें से चीजें अपने आप तय होंगी। और ये भी बताओ कि दुनिया में भारत देश ही ऐसा है जिसने उसके जो लक्ष्यों को समय पूरा करेंगे और साथ में हमारी जो लायबिलिटीज थी
उससे ज़्यादा हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है। ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश। रिप्लाई कराइए के सुरेश मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी। के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था जो माननीय मंत्री जी। The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहाँ रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहाँ डोमेस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2% मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है। तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। एक इंडियन एयरलाइंस का माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इन्फॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर ये क्योंकि ये विषय केरला के संबंधित था तो उसी का इन्फॉर्मेशन अभी रखा है। बाकी दूसरे पूरे देश का हो तो आप ज़रूर आपको बताएंगे, बाद में उसका भी वो सर्कुलर लेंगे। पर इसके हिसाब से सर अप्रैल में कैंसिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुआ है सर अप्रैल में, मई में 132 हुआ है और जून में 18। तो पूरे मिलाकर तीनों महीनों में 164 कैंसिलेशंस हुए। श्री केसी वेणुगोपाल। The delay of the flights, especially Air India and other flights, also become the order of the day nowadays. Being a member of Parliament of Kerala, so many people are living in Middle East who are suffering through these delays. Sometimes the flight has been cancelled without any information. That there is no cancellation charges also not giving to the customer. Once it is cancelled, his amount is also gone. Whether the government is studied these things and whether the government is forming to set up a system to monitor all these cancellations and what action the government is going to take. And one more thing, sir. The fees also. This our Kerala government themselves already given a memorandum to yourself. Entire MP has given memorandum so many times that the hike fare of the Gulf sector, the fare is very exorbitantly high. There is no justification. All over India, same pattern is there, exorbitant high. Whether any mechanic. Okay. Okay. Sir, Air India, the honorable member who has raised, the senior member who has raised regarding the cancellations, and we acknowledge the fact that there has been one issue with the Air India Express, not Air India, sir, Air India Express, especially in the month of June. On May 7th of this year, sir, there are a lot of the crew with Air India Express, because it was merging with Air Asia. There was some internal issues that have cropped up, and there was a mass strike that has happened. Because of the strike, which is why there were a lot of cancellations that have happened also, and this we have seen in the month of May. And in fact, the earlier answer that I have given, the number of cancellations, there was a huge spike in May because of this issue. And once this issue started, it was a ministry which got involved, the DGCA facilitated a lot of discussions between the airlines, the crew members and everything. It was sorted, sir. But because of the gap that which for the 3 days, when the cancellations, when the crew was not functioning, there was another software glitch also which happened.
Because of this software glitch, the crew member data which was supposed to be with the airlines, there was some problem with that, and then manually they were trying to enter. And so for everything to get back to normalcy, there was some time. But right now we are ensuring that there are no cancellations or no delays happening in the flight system. And like you have mentioned, sir, there are civil aviation requirements also. There are already regulations and guidelines which are in place, which will ensure that whenever there is a delay happening or a cancellation happening, and if the airline is not following the regulations that are being set up by the ministry, then the ministry gets involved, and it is ensuring that they get the refund or reaccommodation or readjustment done in other flights. And I'd like to take an example also. Recently, when Air India was not, when observed, we investigated and we observed that Air India was not following a certain guideline. We have penalized them for 10 lakh rupees. And this Air India Express incident also, this strike incident which has happened, DGCA is going into depth. It is investigating the issue. If there seems to be any non-compliance from the airlines, then definitely we are going to penalize them and ensure that the passenger is the top priority. Shri Praveen Patel. प्रवीण पटेल, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से प्रयागराज एयरपोर्ट से संबंधित है। पिछले कुंभ में लगभग 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे और बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, चूँकि आगामी कुंभ होने वाला है और इस बार प्रस्तावित लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है, एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव रहेगा, तो क्या नाइट लैंडिंग की वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी? और कुंभ के दौरान क्या इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दी जा सकती है? यही आपसे प्रश्न Honorable Speaker, sir, the question is not directly related to the question that is on the list today. So I will give the member the relevant information afterwards. 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब एक बार नए आप सभी हैं, लेकिन 3 महीने में सारे डिपार्टमेंटों का अध्ययन कर लें। अगली बार पूरा जवाब परफेक्टली ये संसद के सत्र के अंदर। ऐसा है सर, एक एयरपोर्ट की क्वेश्चन लिस्ट होता है और 157 एयरपोर्ट्स है सर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से जो 74 एयरपोर्ट्स थे अब 157 हो गए सर पिछले 10 साल में। तो अब तैयारी करने के लिए 157 का करना पड़ रहा है सर अभी। क्वेश्चन नंबर 43 बालाशोरी सर। क्वेश्चन नंबर 43 has been placed on the table of the house. माननीय सदस्य सर, first I congratulate Sri Ram Mohan Naidu Garu for becoming a civil aviation minister. He is the youngest minister in the cabinet and I wish him all the success. Sir, this airport, Vijayawada Airport, comes under my parliamentary constituency. As the chairman of Airport Advisory Committee, I have visited and reviewed the ongoing development works at the airport many occasions. These works were started 2019 and they were supposed to be completed by 2022. But till today, there is no major usable progress. Sir, what is the reason behind the delay? And since Honorable Minister is from my state, he understands the importance of this airport. It is our capital city's airport, that is Amravati, which is the new capital of AP. Okay, Manimati. Therefore, supplementary this airport is important for us. Sir, my question is, what is the new deadline for completion of this project? And how does this minister make sure that this time all the proposed works will be completed before the set deadlines? Speaker, sir, I totally agree with what the Honourable Member of Parliament has raised here, that this was work which was started in March 2020, June 2020, sir, and the overall estimated cost of the project was 611 crores. And there has been subsequent delay, which was observed because of the COVID that has happened, and also because, like the member has mentioned, I also come from the state, sir. It is the capital airport that we have.
But for the last few years, there have been other external factors also in the state which has hampered the progress of this, especially due to the availability of sand and other materials in the state, sir. But right now, we are ensuring that it is going to be completed on time. I've taken it up as a top priority, and the new deadline that we have fixed is June 2025, sir, for this project. सप्लीमेंट्री पूछना है? Yes, sir. जी, शॉर्ट में. Sir, at the outset, let me also thank Honorable Minister as soon as he took the charge. He introduced 2 flights, Vijayawada to Mumbai. Earlier, there was no flight to Mumbai. This was a long pending demand. Sir. And to Delhi. Vijayawada, Delhi. Sir, and we are requesting, we need a flights from Vijayawada to Calcutta, Vijayawada to Varanasi, and additional flight to Delhi to Visakhapatnam and Tirupati also. And there is a demand for the flights to Sri Lanka, Thailand and Singapore also. Okay. So I would like to know from the minister whether these sectors are also in the consideration of the ministry level. This will open up a whole new... माननीय मंत्री जी, सर, ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि सभी देश की जनता का और जनता के माध्यम से माननीय सदस्यों की आकांक्षा जगने लगी है कि मेरे यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाएगा. ये अच्छे संकेत है देश के लिए. Sir, very much, sir. And like I've just mentioned, the infrastructure around airports has increased so much in the last 10 years. A huge push has been given for Civil Aviation Ministry. And right now, the way members are raising up their demands and asking for new airports or connectivity, it was almost, if you go back 10 years or 20 years back, it used to be the demand with railways, sir. Tab railways se पूछते थे कि train चाहिए या फिर stop चाहिए. अब वो हालत airways में आ गया sir. तो airways is the new railways of the country, and I'm very proud about it. And especially regarding the connectivity, नहीं उसी के बारे में बोल रहा हूँ. आप उनका जवाब मत दो. दादा उसी के बारे में बोल रहा हूँ. Sir, but the honorable member has mentioned about the connectivity, but let me make it clear from the ministry, sir, we don't have any direct jurisdiction which where we interfere with the connectivity of the airlines. It is entirely a demand-driven process, market-driven process, and the airlines decide which connectivity. We offer the infrastructure. अगर airlines बोलता है कि यहाँ से ये मैं वहाँ तक चलाना चाहता हूँ, तो we ensure that there is airport connectivity on both the places. But what we do, sir, because there has been a big demand from all the members कि हमें यहाँ से ये connectivity चाहिए, we are just forwarding the request to the airlines and asking them to favorably consider according to the demand of that airport, sir. कल्याण बनर्जी जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी. कल्याण जी, आपका सुदीप दादा ने छीन लिया. नहीं, सुदीप दादा, he is my leader. He is my leader. Of course, he is my leader. His preference is past. He is my leader. I am happy to see this young minister, whose father was one of my best friends in 12th. माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं बहुत ज़्यादा. His father, Yarana Naidu, was my very dear friend. Balu was there. That was long regime back, 12th and 13th Lok Sabha. He knows it well. So my question is, Calcutta is always, or Bengal is always neglected from all corners. Why second international airport in Calcutta is not taking shape? Proposal has been taken up. Monetary allotment has been done. Space has been proposed by the state government. But why not government is initiating the proposal? One reply is being given by the government that the distance of the second airport from Calcutta has some long distance. But if the government agrees, if the people of Bengal agree, if land is available, why not this second airport international is being initiated immediately, which is the desire and expectation of the people of Calcutta and Bengal for a long time? Will the minister reply in a positive form? Thank you, sir. And I'd like to thank the honorable senior member also who has given his blessings. And especially regarding Calcutta, sir, the need is there, and definitely if the land is available and the state also supports
for the construction and other the connectivity between the two airports, the two locations that is there. And definitely we are going to take it up positively, sir. And I would request him that we'll definitely meet up after the session also. We can have a special meeting regarding the Kolkata airport, sir, and the development of the new terminal. माननीय सदस्यगणों, सबकी बहुत मांग है इस विषय पर, बहुत सारे माननीय सदस्यों के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आए हैं। इस बार अगर समय बचा तो इस बार, नहीं तो अगली बार कॉल अटेंशन में लेकर इस पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय देंगे, ताकि डिटेल चर्चा हो जाए जो कुछ भी परिवर्तन हुए। शॉर्ट में पप्पू यादव जी, शॉर्ट में पूछना, एक लाइन में। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछना। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा ज़मीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी, शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023 the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. I just want to know what is the progress in this field, because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil, very close to the Jagannath temple, and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So I would like to know through the Honorable Speaker as to how we have progressed in this field. Thank you. Sir, Puri. Yes, yes. Okay. Sir, Puri जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है, उसके संबंध में सर, ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है, सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने। और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है, आफ्टर साइट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य डीपीआर बनाकर और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए लिखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन पीपीपी मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है। और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 44 श्री शफी परिमल। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, आप तो चालू जाएगा माइक, आप चिंता मत करो, आप बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो आप। क्वेश्चन नंबर 44 सर, क्वेश्चन नंबर 44 इट्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Sir, you are an young minister. I know your answers will not be templates or copy paste. Sir, I know you will be having an intent to do something for our NRI communities. Sir, they are treated like people deported from the country by the airlines. At times, the airline prices will be 5,000 or 6,000. For the same distance during the vacation, during the season, when they come to meet their family, they are being charged 50,000, 60,000, sir, even to 85,000 for economic class.
Sir, how can a 4-member family afford this? How can they come back? Sir, people at the time of their parents' death, they can't even come for their funeral, sir. It's a sad state of condition for our NRI party, sir. Something must happen. We must involve in, sir. They are not orphans. We have a government to question the airline companies treating them very bad. So I kindly request you involve in this to take some actions regarding this. The honourable member has raised a very important question, sir, and of course I sympathize with the issues that he has flagged. And regarding the rules that we have within the ministry, sir, this is a market-driven approach that the airlines use for deciding the airfares. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.